नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के साथ आए हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 में किया गया है। ऐसे भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पद हमारे देश में ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली का अनुकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का पद औपचारिक पद माना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख माने जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति का पद होगा और इस पद के अंतर्गत भारत में जिस संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है, उसी के अंतर्गत भारत में औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख को सही रूप में स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 53 में कहा गया है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अब यहां तक जानकारी लेने के बाद लगता है कि राष्ट्रपति हमारे देश में बहुत ही पावरफुल पद माना जाता है, लेकिन वहीं अनुच्छेद 74 को डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य बगैर मंत्री परिषद के सलाह के नहीं कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा। अब हम लोग देखें कि राष्ट्रपति के पद का हमारे संविधान में क्या स्थान दिया गया है। अब राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या है, तो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताओं का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है वर्णन, जिसमें कहा गया है सर्वप्रथम वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुका हो, वह व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं हो, वैसे व्यक्ति को हम राष्ट्रपति पद पर नियुक्त करते हैं। अब बात आई, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने से पहले यदि वह व्यक्ति संसद का सदस्य हो, राज्य विधानमंडल का सदस्य हो या राज्यपाल के पद पर हो, इन तीनों पदों पर रहते हुए यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तब राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के साथ ही उस व्यक्ति का पहले वाला पद समाप्त हो जाता है। अब नियुक्ति की बात हम लोग किए, तो राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने से पहले क्या क्या मापदंड है उसको हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और इसी के साथ जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है। अब जमानत राशि की चर्चा हुई है तो हम बात कर लेते हैं। जमानत राशि चुनाव में जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सारे कैंडिडेट में जो कैंडिडेट जीतते हैं चुनाव को,
उन कैंडिडेट को जितना वोट प्राप्त हुआ है और अदर कैंडिडेट यदि उसका 10% मत हासिल कर लेता है तो उसका जमानत राशि मतलब जमानत बच जाती है, उसकी राशि बच जाती है। और जिस कैंडिडेट को उससे कम मत प्राप्त होता है उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। तो जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है। अब है कि जब चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन कौन होते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें ना कोई मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। यह परंपरा 1992 तक चला। फिर आगे इसमें कुछ जोड़ा गया। 70वें संविधान संशोधन 1992 में 2 राज्य केंद्र शासित राज्य दिल्ली एवं पुद्दुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेने लगे। तो हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद से दिल्ली और पुद्दुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेने लगे। अब जब मतदाता के बारे में हम लोगों ने बात किया, अब हम लोग मतदान स्थल के बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान स्थल कहाँ निर्धारित किया जाता है। ऐसे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के लिए दिल्ली में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं, जबकि राज्य की राजधानी में विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। यदि किसी कारणवश कोई सांसद सदस्य अपने राज्य की राजधानी में वोट करना चाहे तो उसको 10 दिन पूर्व लिखित सूचना के आधार पर चुनाव आयोग को देनी होती है, तब वह उस राज्य में भी उस राज्य के राजधानी में वोट कर सकते हैं। अब हम लोग मतदान स्थल के बारे में बात किए। अब देखते हैं अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व का मत मूल्य निकालने के लिए एक ही प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के विधानसभाओं के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर हो। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या इंटू 1/1000 ही सारे राज्य के विधानसभा के लिए निकालने के लिए होता है। इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है एक एमपी के मत मूल्य को निकालने के लिए, जिसमें सभी राज्यों के विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधार पर हम लोग इसमें आसानी से मत मूल्य को निकालते हैं। अब चुनाव से रिलेटेड बातों को हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है।
अब यदि इसी में निर्धारित किया गया कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि किसी प्रकार का विवाद होता है और विवाद के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उस पद पर अवैध ढंग से निर्वाचित हुए तो उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश का यह जो पद है वह संवैधानिक पद है। तो इसलिए इस पद पर रहते हुए जो भी कार्य किया जाता है वह वैध माना जाता है। अब है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस समय मौजूद नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के पद का शपथ दिलाते हैं। अब बात आती है वेतन एवं अन्य सुविधाएं। तो भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन के तौर पर दिया जाता है और राष्ट्रपति को बहुत प्रकार से की सुविधाएं, आवास की सुविधा, ये सब उपलब्ध कराया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए महाभियोग का वर्णन किया गया है और महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि भारत की राष्ट्रपति को यदि सरकार को हटाना हो तो वह भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन यह प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी लिखित जानकारी सूचना देनी होती है। अब जिस सदन में भी राष्ट्रपति के महाभियोग का अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में कहीं भी लाया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत जिस सदन में उसका प्रस्ताव लाया गया हो उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस अविश्वास प्रस्ताव पर होना अनिवार्य होता है। और जब उस सदन में गया तो उस सदन में अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत यदि संसद के सदस्य 2/3 बहुमत से यदि उसे पारित कर देता है तब वह अविश्वास प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है। वहां राष्ट्रपति स्वयं पहुंचकर या अपने वकील को वहां उपस्थित करके अपने द्वारा किए गए कार्यों का स्पष्टीकरण देते हैं। यदि वहां भी 2/3 बहुमत से इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तब वह अपने पद से हट जाते हैं। और यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अब है कि राष्ट्रपति यदि स्वेच्छा से अपना पद छोड़ना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तब तक उस पद पर उपराष्ट्रपति काम करते हैं और उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तब उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो उस पद को संभालते हैं। अब हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम यहीं तक रहेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद के लिए आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उसके लिए हम एक वीडियो तैयार करेंगे अलग से, जिसमें आपको क्षणिक मात्र भी परेशानी नहीं होगी सारे अनुच्छेद को याद रखने के लिए। आज हम लोग यहाँ तक समझे हैं, अगले क्लास में हम इनके कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम यहीं तक रहते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को अवश्य दबाएं और
इसे शेयर भी करें। नमस्कार।